व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम अपडेट्स हैं जो ज़्यादातर अदालत से जुड़ी हैं और कुछ सियासी मैदान से भी हैं ऑफ कोर्स, तो वो इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान साहब की आज फाइनली दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या उसका नतीजा निकला, क्या इम्कान है, उसके ऊपर बात होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फिर अहम मुकदमे की समाअत हुई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जनाब कुछ खबर आ रही है एक और इंटरव्यू के हवाले से। अब ये इंटरव्यू किसका है और किस मुतालिक होगा, इसके ऊपर भी बात होगी। और फिर कुछ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ नई स्ट्रैटेजीज के हवाले से। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। पहले जी आ जाते हैं जरा सुप्रीम कोर्ट के मामलात के ऊपर, जहां पर आज 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में इमरान खान साहब की साइफर केस में जमानत के हवाले से जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर समाअत की। और इसमें बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए गए सलमान सफदर साहब की जानिब से, जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं इस केस में, सुप्रीम कोर्ट में उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जनाब इसमें जो इल्ज़ाम है वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जो दफ़ात लगाई गई हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि जो इल्ज़ाम है उसके तहत तो मैक्सिमम 2 साल की सज़ा हो सकती है, लेकिन जो दफ़ात लगाई गई हैं उसमें उम्र कैद और जो फांसी की सज़ाएं इवन वो तक की इसमें इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो ये समझ नहीं आ रहा कि इल्ज़ाम छोटा है लेकिन सज़ा जो दफ़ात लगाई जा रही है वो बड़ी क्यों लगाई गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो हमारा मौकिल है वो जनाब 71 साल का है और साबिक वज़ीर आज़म है और सियासी इंतकाम का उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, तो इस बुनियाद के ऊपर उनको ज़मानत फराहम की जाए। बहरहाल उनके जो इब्तदाई दलाइल थे उन्होंने दिए, लेकिन उसमें जस्टिस तारिक मसूद साहब जो हैं वो बार बार उनसे क्वेश्चनिंग भी करते रहे। साइफर की डिकोडिंग का मामला भी आया, ये भी बात आई कि वो क्या कोड्स जो है उनको बताना या बदलते रहना, ये सब क्या मामलात हैं, सीक्रेसी कैसे इसमें मुतासिर हुई है वगैरह। लेकिन फिर बाद में जस्टिस तारिक मसूद साहब ने सलमान सफदर साहब से कहा कि फ़िलहाल आप सिर्फ ज़मानत के ऊपर ही दलाइल दें और जो बाकी मेरिट का फैसला है उसको, मेरिट के जो मामलात हैं उसको फ़िलहाल ना बीच में लेके आएँ। अभी आपकी जो इस्तदा है वो हम ये कर सकते हैं कि बाकी जो फ़रीक़ैन हैं इसमें उनको नोटिस जारी कर दें। तो अदालत की तरफ से विफाक और दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसमें सलमान सफदर साहब ने ये भी एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता उठाया कि FIA को तो कोई मुतासरा फ़रीक ही नहीं है, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं था इस मामले से जिसने इस मामले के ऊपर एक FIR कटवाई है। तो उन्होंने कहा है कि जो इसमें दरख्वास्त गुजार है बेसिकली वही बुनियादी तौर पर रेलिवेंट पार्टी ही नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। इसमें जस्टिस तारिक मसूद साहब ने एक बड़ा तंजिया सा सवाल भी किया कि आपने जो अभी कल फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसमें तो अब मामला चला गया रीट्रायल की तरफ, क्योंकि पहला जो जितना ट्रायल हुआ था वो तो कलअदम हो गया है। तो उन्होंने कहा आपने तो एक तरह से मौका फराहम कर दिया है दूसरी पार्टी के लिए, प्रोसिक्यूटर के लिए, कि वो आपको फिर जो अपनी गलतियां हैं उनको सही करके दोबारा से फंसा सकता है इस केस में। तो आपने ये थोड़ा, आपको नहीं लगता है कि दोबारा रीट्रायल की तरफ जो आप लोग गए हैं उसकी वजह से तो आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल जी दरख्वास्त ज़मानत पर अभी कब दोबारा अदालत लगेगी इसका तय नहीं हुआ। मामला गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की गई है, लेकिन फ़रीक़ैन को नोटिस जारी हो गए। दूसरा सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा एक और मामला जिसके ऊपर कल बड़ी बात हुई थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो आमना मलिक साहिबा हैं उनको कुछ ऐसे रिमार्क्स कहे जिसके ऊपर उन्होंने बाहर आके जो मीडिया को रिपोर्ट किया कि उन्हें कहा गया है कि जी आपको वहाँ भिजवा देंगे जहाँ से आप वापस नहीं आ सकेंगी, और बड़ी उनसे तलखी से बात की गई वगैरह वगैरह। तो अब हुआ ये कि रात गए जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई थी उसको पब्लिक कर दिया गया, उसको वेबसाइट पर डाल दिया गया, जिसमें थ्रू आउट जितनी कार्रवाई हुई थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सवाल जवाब के सिलसिले में वो सारे उसमें डिटेल में लिखे हुए थे कि चीफ जस्टिस ने क्या सवाल किया, आमना मलिक ने क्या जवाब दिया, किसी ने और ने क्या सवाल किया और जवाब क्या आया। तो वो सारी डिटेल में कार्रवाई लिखी हुई है। अब इस कार्रवाई में कहीं पर भी इस बात का तज़किरा नहीं है जो आमना मलिक साहिबा ने जो है इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए चीफ जस्टिस साहब के ऊपर, जो उनका अंदाज तखातुब था उसके हवाले से जो उन्होंने बात की, तो ऐसा कहीं उस कार्रवाई की जो प्रोसीडिंग अगर आप पढ़ें तो नज़र नहीं आता। लेकिन सवाल इसमें यह भी है कि अगर कोई इस तरह की चीज़ मीडिया में आई थी तो उसको फिर निगेट क्यों नहीं किया गया अभी तक। मेरा ख्याल है कि अगर ये एक गलत रिपोर्ट किया गया है तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक वजाहती बयान, एक प्रेस रिलीज जारी ज़रूर हो जानी चाहिए थी कि ये ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया और ये मिस रिपोर्ट किया गया है। बाकी जो उनका केस था वो तो ऐसा लग रहा था कि बड़ा कमज़ोर सा है। जो उनकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जवाबात थे आमना मलिक साहिबा के, वो तो कोई मुतासिर कुन नहीं थे बहरहाल। लेकिन अगर उनके साथ ये मामला पेश आया है
तो उसके ऊपर उन्होंने आके ये कहा है। अच्छा, इस पे मैंने देखा कि कुछ सहाफ़ी जो चीफ जस्टिस साहब के बड़े खैरख्वाह और बड़े तर्जुमान बनते हैं, वो बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर तकलीफ महसूस कर रहे थे कि जी चीफ जस्टिस पे ये इल्ज़ाम क्यों लगाया गया। अब सवाल ये है कि ये इल्ज़ाम किसी सहाफ़ी ने तो लगाया नहीं है। बात यह है कि जो आमना मलिक साहिबा हैं, वो आई हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई अटेंड करके, तो उन्होंने सहाफ़ी को ये बात बताई है, और सहाफ़ी को जब आप कोई खबर देंगे तो वो तो ज़ाहिर है रिपोर्ट करेगा। तो उन्होंने उसी तरह से उसको रिपोर्ट भी किया है और कंडेम भी किया है कि अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ऐसा नहीं हुआ था तो फिर बेहतर ये था कि इस बाबत एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती और वजाहत कर दी जाती कि ऐसा कुछ वाकया पेश नहीं आया, बल्कि आमना मलिक साहिबा को इसके ऊपर सरजनिश भी की जा सकती थी कि आपने चीफ जस्टिस से मुतालिक इस तरह की गलत बात क्यों फैलाई, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सहाफ़ियों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि जी आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या आपने ये खबर, तो वो सहाफ़ियों की तरफ से खबर जारी नहीं हुई थी, वो तो खुद आमना मलिक साहिबा का बयान था जो उन्होंने सहाफ़ियों को दिया। तो बहरहाल इस पर मजीद भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है कि ये कैसे उन्होंने क्यों दिया, और क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ भी था या नहीं, और सहाफ़ियों ने इसमें कितना किरदार अदा किया अगर ये गलत है खबर तो इसको फैलाने में। लेकिन इस बाबत कोई भी बात जो है वो इस कार्रवाई में कहीं जिक्र ही नहीं है, भी नहीं, होने का भी जिक्र नहीं है और ना होने का भी जिक्र नहीं है। तो इसके ऊपर जो पूरी कार्रवाई है वो बिल्कुल खामोश नजर आती है। अब आगे आ जाते हैं जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम केस की समाअत हुई है। ये केस है जनाब बलोच तलबा के लापता होने का केस, जबरी गुमशुदगी का। और ये कोई नया केस नहीं है कि कोई अभी नया कोई वाकया पेश आया है, ये बहुत सालों से केस चल रहा है। इनफैक्ट ये उस दौर से चल रहा है जब चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। अब तो वो सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट हुए हैं और उसमें भी काफ़ी टाइम हो चुका है उन्हें वहाँ गए हुए, लेकिन उस वक्त अतर मिनल्ला साहब जो थे वो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और वो ख़ास तौर पर जो मिसिंग पर्सनस का केस है, आपको याद होगा, वो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जोर भी देते थे और काफ़ी उनके सख्त किस्म के रिमार्क्स और फैसले जो थे वो सामने आते थे इस तरह के मौज़ूआत के ऊपर जिसमें बराह रास्त इंसानी हुकूक जो हैं वो मुतासर होते थे। अब ये केस उस वक्त से चल रहा है, उसमें बाज़-औक़ात नए नए लोग भी आ जाते हैं, नए तलबा शामिल हो जाते हैं कि जिनको मज़ीद लापता कर दिया गया। उस वक्त तो कहीं अगर 32 थे तो अब उनकी तादाद 55 तक पहुँच चुकी है। और ये ज़्यादातर जो इस्लामाबाद, पंजाब, ये रावलपिंडी की यूनिवर्सिटियाँ हैं, यहाँ से इनको लापता किया गया। इन बलोच तलबा का मौक़िफ़ ये है कि इनकी चूँकि शनाख्त बलोच होती है तो इनसे, इनकी शनाख्त की वजह से और वहाँ से ताल्लुक़ होने की वजह से इनको सस्पिशियस बना दिया जाता है और इनसे फिर पूछ-गुछ की जाती है, प्रोफाइलिंग की जाती है। और बहुत सारे जो तलबा हैं वो अभी तक लापता हैं। इस सिलसिले में बाकायदा एक कमेटी भी बनाई गई, कमीशन भी बनाया गया, उसकी सिफारिशात भी आई, लेकिन वही जो हमेशा हमारी कमेटियों और कमीशन के साथ होता है वही इनके साथ भी हुआ। अब अल्टीमेटली ये केस मोहसिन अख्तर कियानी साहब सुन रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी आज बड़ा दबंग अंदाज में ये कहा कि अगर अगले 1 हफ्ते तक 7 दिन में ये तलबा बाजियाब नहीं हुए तो फिर जो वज़ीर आज़म साहब हैं, वज़ीर दाखिला हैं, सेक्रेटरी दाखिला हैं, इन सब को बनफ्स नफीस अदालत में पेश होना पड़ेगा, वज़ीर दिफा समेत। तो अब उन्होंने एक सख्त किस्म का एक इंदिया दे दिया है कि अगर इन बलोच तलबा की रिहाई को यकीनी नहीं बनाया जाता, बाजियाबी को यकीनी नहीं बनाया जाता, तो फिर आला अहदेदारों को भी अदालत में तलब किया जाएगा। काफ़ी वो गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है, अगर कोई सस्पिशियस सच में है तो जो भी कानून के मुताबिक है वो कार्रवाई की जाए, लेकिन ये करना कि किसी को जबरी तौर पर लापता कर देना, और ख़ास तौर पर अगर एक ख़ास सूबे से लोग ज़्यादा इस तरह से लापता होंगे तो फिर यकीनी तौर पर एक एहसास बेरूमी बढ़ता है, एक आपके अंदर एक ऑटोमेटिकली नफरत के जज्बात उभरते हैं। तो ये चीज़ जो है ख़त्म होनी चाहिए। ईमान मज़ारी साहिबा ये केस लीड कर रही हैं और वो ख़ुद भी इंसानी हुकूक के हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम करती रहती हैं। अब देखना यह है कि क्या वाकई ये सिर्फ एक चीफ जस्टिस साहब की दबंग किस्म की भड़क है, या वो सच में अगर 7 दिन के अंदर ये तलबा बाजियाब नहीं होते तो वाक़तन वो निगरान वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर दाखिला और बाकी लोगों को यहाँ पर लाइन हाजिर करने में कामयाब होंगे। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जब तक हम बड़े जो लोग हैं, जो ओहदेदार हैं, उनको जब तक हम जवाबदेह नहीं बनाएंगे उस वक्त तक फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। जैसे हम PTI के मामलात में भी ये देख रहे हैं कि अगर अदालत ज़मानत देती है तो उनको फिर पकड़ लिया जाता है, लेकिन अगर कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होती, किसी पुलिस ऑफिसर को, किसी और ऐसे शख्स को जो इसमें मुर्तकिब होता है अदालत की खिलाफ वर्जी का अहकामात की, तो अगर उसको आप जवाबदेह नहीं करते तो फिर ये हौसला बढ़ता है, शय मिलती है कि जनाब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हम जो चाहें करते फिरें। तो ये लाकानूनियत जो है वो फिर बढ़ती चली जाती है। तो ज़रूरी ये है कि आप किसी को
इस बारे में एक मिसाल बनाएं ताकि कोई हाथ रुके, किसी के जहन में ये ख्याल हो कि कल को हम फंस सकते हैं अगर हम अदालत को ऐसे ही मजाक बना लेंगे। तो ये ज़रूरी है अदालत की अपनी वक़ार के लिए भी, अपने फैसलों के वक़ार के लिए भी, कि अपने इदारे को एक साख फराहम करने के लिए, उसकी बका के लिए भी ये ज़रूरी है कि जो अपने फैसले हैं उनके ऊपर अमल दरामद भी कराएं, उन पर पहरा भी दें और उसको यकीनी बनाएं कि जो वो फैसला अदालत दे रही है उसको इतना हल्का ना लिया जाए। अब देखते हैं जी इस सिलसिले में क्या होता है, लेकिन ये एक अहम मामला है और इसमें दौराने समात इवन ये भी कहा मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कि आप क्या चाहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा यहाँ पर आपके मुल्क में आए और आकर यहाँ पर आपके लापता लोगों को ढूंढते फिरे, फिर आपको अच्छा लगेगा? ये तो आप लोग बदनामी का बाइस बनते हैं इस तरह से मुल्क की। तो ये चीज़ को यकीनी बनाया जाए, इंश्योर किया जाए कि ये लोग जो लापता स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, इनको बाजियाब किया जाए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी पीटीआई के मामलात की तरफ। कुछ अहम इसमें बातगश्त है। एक तो जनाब शेर अफजल मरवत साहब जो इमरान खान साहब के लॉयर थे पहले, तो अब मेरा ख्याल है लॉयर तो वो कम है, सियासत ही ज़्यादा देख रहे हैं, सियासी मामलात, और इसी वजह से शायद अब उनको एक ज़बरदस्त ओहदा भी दे दिया गया है। तो सीनियर नायब सदर बना दिया गया है जनाब उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इस सिलसिले में सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तो शेर अफजल मरवत साहब पोलिटिकली इस वक्त अगर हमें कोई बहुत एक्टिव नज़र आ रहा है पीटीआई का बंदा, जो जीदारी के साथ, दलेरी के साथ पीटीआई को बाहर निकालने में, उनके कारकुनान को हौसला देने में और एक लीडरशिप को यूनाइट करने में कोशिश कर रहा है, तो वो हमें शेर अफजल मरवत साहब नजर आते हैं, नो डाउट अबाउट इट। और शेर अफजल मरवत साहब ने अभी आपको पता रिसेंटली कन्वेंशन भी किया, वो खुद भी ये कह रहे हैं कि हमें पॉलिटिकली एक्टिव होना पड़ेगा दलेरी से। तो जनाब शेर अफजल मरवत साहब को उनकी दलेरी की वजह से मेरा ख्याल है, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा इस बात को एडमायर करते हैं कि जो दलेर बंदा है वो साथ खड़ा होता है, तो उसको हमेशा खान साहब एडमायर भी करते हैं और इसी वजह से मेरा ख्याल है कि उनको ये ओहदा भी दिया गया। तो शेर अफजल मरवत साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हो गए जी। मजीद ये कुछ लोग पहले भी शामिल कर चुके हैं और भी लोग शामिल हो रहे हैं। आज भी खबर है कि जो 6 वकील हैं, खास तौर पर 6 वकील मजीद शामिल हो रहे हैं, एडवोकेट हैं ये मुख्तलिफ कोर्ट्स के, तो उनको भी पीटीआई में शामिल कराया जा रहा है। तो बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि जो फार्मूला था कि वकील ही पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़े, वो काफ़ी हद तक कामयाब होता नजर आ रहा है। इसलिए कि हमें नजर आ रहा है कि कल सलमान अकरम राजा साहब ने, उनकी खबरें तो पहले भी मैं सुन रही थी, कल उनके मुंह से भी मैंने ये सुना, तो फिर इसकी एक ऑथेंटिकेशन भी हो गई कि सलमान अकरम राजा भी इवन इस बात का इंदिया दे रहे थे कि पीटीआई की टिकट से इलेक्शन लड़ने का मामला खारिज इम्कान नहीं है, इस पर गौर हो सकता है। तो वो भी अपना जहन बना रहे हैं, हो सकता है वो भी आपको पीटीआई के कैंडिडेट के तौर पर नजर आए। और फिर उसके साथ जो इमरान खान साहब के अपने लॉयर हैं साथ, वो भी हैं, और प्लस आप नए लोगों को भी आप देख रहे हैं कि जो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ी जो वकीलों की फ़ौज है वो लग रहा है कि अब हमें पार्लियामेंट में नज़र आएगी, इमरान खान साहब अगर उन्हें टिकट देते हैं और वो जीतने में भी कामयाब होते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग सारा सिनेरियो है जिसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि इमरान खान साहब अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आगे चल रहे हैं। दूसरी तरफ की जो स्ट्रैटेजी है वो भी मैं आपको बता दूं जनाब कि अब एक और इंटरव्यू की बाज़गश्त है। अभी खावर मानिका साहब का इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा स्टिल डिस्कस हो रहा है। बहुत सारे लोग इस बात के ऊपर भी बात कर रहे हैं कि क्या सियासतदानों की जो ज़ाती ज़िंदगी है वो उनकी वाकई ज़ाती ज़िंदगी होती है, क्या उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि चूँकि सियासतदान एक पब्लिक, अब एक तरह से सेलिब्रिटी तो खैर कहना क्या कहें उसको, लेकिन जो भी कोई मारूफ मशहूर शख्सियत होती है उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, उसकी फैमिली लाइफ के बारे में, उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जो भी खबर होती है वो खबर बन जाती है। तो इसलिए लोग बहुत कुछ डिस्कस करते हैं, लेकिन उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए। और क्या इस मामले में जो खावर मानिका साहब कह रहे हैं, क्या इस मामले में सिर्फ इमरान खान साहब डिस्कस हो रहे हैं? नहीं, इसमें बात सिर्फ इमरान खान साहब की किरदार कुशी या उनके ऊपर उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में नहीं है। इसमें एक दूसरा शख्स भी इन्वॉल्व है जो कि खातून है, और वो इस वक्त एक बापर्दा खातून है और इमरान खान साहब के निकाह में है। और अभी जो उस पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो भी कोई इस वक्त के इल्ज़ामात नहीं हैं, ये बहुत पहले के इल्ज़ामात हैं जो उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो इसमें सिर्फ इमरान खान साहब मुतासिर नहीं हो रहे इस फैमिली लाइफ की डिस्कशन में, इसमें वो औरत भी मुतासिर हो रही। बहुत सारे लोग लेके आए हुए हैं मार्केट में ये दलाइल के जनाब फलां वक्त में फलां क्या इंटरव्यू किया गया, आयशा आहद की कोई बात कर रहा है तो कोई किसकी बात कर रहा है। मैं ये समझती हूँ कि आयशा आहद के मामले में तो वो खुद अपना मामला मीडिया पर लेके आई थी, लेकिन क्या बुशरा बीबी साहिबा अपना मामला खुद मीडिया पर लेकर आई हैं? क्या उन्होंने इन तमाम इल्ज़ामात का कोई एक जवाब भी दिया है? क्या उन्होंने कभी इस हवाले से अपना दिफा भी किया है? तो एक बंदा जब आपको बिल्कुल ए पॉलिटिकल है या वो बिल्कुल अपने तौर पर कोई मीडिया के सामने नहीं आ रहा, उसकी तो ज़ाती ज़िंदगी जो है वो एक महफूज होनी चाहिए।
हाँ, खान साहब के मामले में फिर भी आप कह सकते हैं कि जी वो एक सेलिब्रिटी भी रहे हैं, शुरू से उनकी ज़ाती ज़िंदगी डिस्कस होती रही है। जब वो सियासतदान नहीं भी थे, इवन उस वक़्त भी उनकी ज़ाती ज़िंदगी डिस्कस होती रही थी क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी थे। लेकिन बात सिर्फ़ यहाँ पे नहीं रुकती है, बात फिर ये भी आती है कि क्या सिर्फ सियासतदानों की ज़ाती ज़िंदगी का मतलब ये है कि फिर आप उनकी किरदार कुशी करें? इसमें भी फिर बहुत सवाल आ जाएँगे कि क्या सिर्फ एक ही शख्स की आपको किरदार कुशी करनी है और इस लेवल पर जाके करनी है? और फिर दूसरी बात ये भी है कि बहुत कुछ बाकी सियासतदानों से भी जुड़ा है, तो फिर एक बंदे को सिर्फ टारगेट क्यों किया जा रहा है? फिर बाकी सबका भी फिर खोलें कच्चा चट्टा, फिर पता चले आपको कि कितना गलाज़त निकलेगी, फिर वो बहुत अच्छा होगा कि सब एक जैसे नज़र आ रहे होंगे। तो क्यों हम इस तरफ जाएं? जो मामलात है कि किसी ने पॉलिटिकली क्या गलती की है उसके ऊपर बात करें, सियासी नज़रिया किसी का सही है या गलत है उसके ऊपर बात करें, अगर किसी ने अपने दौरे हुकूमत में कोई काम गलत किया है तो उसके ऊपर बात करें, किसी की पॉलिसी गलत है तो उसके ऊपर बात करें। लेकिन अगर ये कहा जाए कि जनाब वो ज़ाती ज़िंदगी में उसने पूरा इद्दत करके निकाह किया या नहीं किया, या इस तरह की बहुत सारी बातें जिसमें खुद खातून खाना के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाएँ, उनके किरदार के ऊपर बात की जाए, वो भी बगैर सबूत के, तो ये एक बड़ा अजीब व गरीब सा और बहुत ही अखलाक से गिरा हुआ मामला है और इसको बिल्कुल भी मेरा ख्याल है इंडोर्स नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत में। और बहुत सारे लोग इसके रिएक्शन में अब शाहजेब खानज़ादा साहब की एहलिया की कुछ तस्वीर लगा रहे हो। अब अगेन फिर वही बात आती है कि शाहजेब खानज़ादा की एहलिया का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मीडिया से कोई ताल्लुक है। तो अब शाहजेब खानज़ादा की वजह से आप उनकी एहलिया की किरदार कुशी क्यों कर रहे हैं? उनके ऊपर अजीबोगरीब इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उनकी वीडियोज़ और उनकी पिक्चर्स जो है वो अजीबोगरीब पोस्ट की जा रही हैं, तो ये भी इंतहाई गलत है। मैं नहीं समझती कि कोई भी खातून जो खुद अपने आप को सामने नहीं लेके आ रही, तो आप क्यों उसके ऊपर बात कर रहे हैं? तो ये बिल्कुल मेरा ख्याल है कि ये एक घटिया हरकत है, चाहे किसी भी तरफ से की जाए। अब जरा आ जाते हैं कि जी नया इंटरव्यू किसका आ रहा है। नए इंटरव्यू के हवाले से बात गश्त है जी कि ये इंटरव्यू है मलिक रियाज साहब का। इससे पहले भी इसकी खबरें बहुत आ रही थी कि मलिक रियाज को भी कोशिश की जा रही थी कि वादा माफ गवाह बना लिया जाए, कोई इंटरव्यू दिलवा दिया जाए, कोई इमरान खान के खिलाफ बयान दिलवा दिया जाए। अब खबर ये आ रही है कि ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है और जल्द ही किसी वक्त मुनासिब वक्त में नशर भी कर दिया जाएगा। जो मलिक रियाज साहब का इंटरव्यू होगा वो मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पर कि ये करप्शन के इल्ज़ामात या कुछ माली मामलात के ऊपर सवाल उठाने के लिए नशर किया जाएगा या टारगेट किया गया। लेकिन मलिक रियाज साहब का जो इंटरव्यू है वो उस तरह का इंटरव्यू नहीं होगा जिस तरह बाकी इंटरव्यूज़ हैं, इसलिए कि पहले जो इंटरव्यूज़ थे उसमें हमने देखा कि बाकायदा कुछ लोग लापता होते हैं, मुगवी होते हैं, बेचारे दबाव में होते हैं और फिर उनको किसी बात के लिए मजबूर किया जा रहा है। यहाँ पर मलिक रियाज साहब की खैर वो वाली सूरत हाल नहीं है, वो एक बहुत बाअसर शख्सियत है और उनको अगर हम ये कहें कि जनाब कोई किसी ने कोई लापता तो नहीं किया, जाहिर है, तो अगर वो किसी से कन्विंस होकर कोई बात करने के लिए राजी हुए हैं तो वो एक अलग मामला है। तो इसलिए उनके साथ वो हमदर्दी नहीं हो सकती जो बाकी लोगों के साथ हुई है। और ये भी नहीं है कि उनके खिलाफ बात की जाए, लाजमी तौर पर उनकी बात को देखना पड़ेगा कि वो क्या बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये सब एक नेचुरल प्रोसेस है तो ये तो बहरहाल नहीं है। जितने भी ये इंटरव्यूज थे ये बाकायदा प्लान किए गए हैं और टारगेटेड कार्रवाई है कि इमरान खान को उसकी साख को नुकसान पहुंचाना है। तो इसलिए इन तमाम इंटरव्यूज का फिर इसलिए जवाज नहीं बनता है, चाहे वो कोई राजी होके दे, चाहे वो कोई अपनी एक दबाव की वजह से दे रहा है। लेकिन अगर कोई टारगेट करके दे रहा है तो फिर इसमें एक बददियानती का जो एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली शामिल हो जाता है। तो इसलिए फिर जाहिर है मलिक रियाज साहब के भी जो क्वेश्चन है उस पर आ जाएगा। और ख़ुद मलिक रियाज साहब की जो शख्सियत है, उनके रुपए पैसे के जो मामलात हैं, जिस तरह से वो हर एक के साथ डील करते हैं और मामलात चलाते हैं, फिर वो सब कुछ भी आएगा कि भाई इंटरव्यू देने वाला उसकी अपनी क्या साख है, उसने क्या सब कुछ बड़े ईमानदाराना तरीके से बनाया। इतना बड़ा वो प्रॉपर्टी डीलर अगर बन गया, प्रॉपर्टी टाइकून बन गया, इतना पढ़े लिखे नहीं थे, सब कुछ कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं उस तरह से फैमिली का मिला था, तो वो सब कुछ इसने ईमानदाराना तरीके से इतना, तो फिर बहुत सारे सवाल उठेंगे कि जो कहने वाला है उसकी भी फिर पहले साख परखी जाए और उसके बाद फिर उसकी बात पे यकीन किया जाए। बाकी मेरा नहीं, अभी इंटरव्यू आएगा तो पता चलेगा कि वो क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं या क्या इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये ज़रूर पैदा होता है कि ऐसी तमाम काविशों का पहले कौन सा कोई नतीजा निकल आया जो अब आ जाएगा। तो इसलिए इतनी बड़ी बड़ी अहम शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बावजूद, इंटरव्यूज़ के बावजूद, बयानात के बावजूद, अगर इमरान खान का बिलीवर उनके साथ खड़ा है, उनका वोटर सपोर्टर उनके साथ खड़ा है, तो मलिक रियाज साहब तो बहुत दूर की एक हस्ती हैं और उनसे तो उस तरह से कोई जज्बाती वाबस्तगी भी नहीं है लोगों की। तो अगर उनके जिनसे जज्बाती वाबस्तगी थी, जो इमरान खान साहब के इतने क्लोज थे, उनके कहे हुए से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर मलिक रियाज साहब किस खेत की मूली हैं कि उनके कहे हुए से कोई लोगों को फ़र्क पड़ जाएगा।
फ़र्क तब पड़ सकता है अगर कानूनी तौर पर वो कुछ ये साबित कर पाएँ कि वाकई इमरान खान साहब उनसे कुछ माली मामलात के हवाले से दागदार हुए हैं, तो फिर एक अलग बात है कि आप कोर्ट में उस चीज़ को सबूत के तौर पर पेश करें। लेकिन अगर सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग का काम आपने मलिक रियाज साहब से लेना है, तो वो आपका जो पहले भी सारे तीर थे वो खाली गए थे वार, तो अभी भी ऐसा ही लगता है कि वो खाली ही जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।